हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। अब इसका जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या है? फोर्स। अब ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप पहचानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। देखो फोर्स, आगे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है? पुश एंड पुल। ये बहुत ही उसकी एक बड़ी संकुचित डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे आज हम, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि फोर्स क्या है। देखो फोर्स एक एक्शन है। कोई भी एक्शन अगर हो रहा है किसी की बॉडी के ऊपर तो वो एक तरह का फोर्स ही है। अब पुश और पुल दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पुश और पुल फोर्स नहीं है। आप किसी चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हो वो भी फोर्स है, ठीक है। आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो वो भी फोर्स है। आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो वो भी फोर्स है, ठीक है। तो ये नहीं है कि फोर्स क्या होगा, पुश और पुल होगा। पुल कुछ भी, फोर्स कुछ भी हो सकता है। पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग और प्रेसिंग और इस तरह की बहुत सारे एक्शन वर्ड, वे सारे क्या है आपके फोर्स है। तो ये दिमाग से डिलीट कर दीजिए कि फोर्स सिर्फ पुश और पुल है। थोड़ा सा आगे बढ़िए कि पुश भी है, पुल भी है, स्ट्रेचिंग भी है, ट्विस्टिंग भी है, लिफ्टिंग भी है, प्रेसिंग भी है एंड मैनी मोर, ठीक है। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, फिजिक्स में एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सर्ट। क्या बोलते हैं? अगर मेरे ऊपर फोर्स लगा तो मैं बोलूँगा कि मेरे ऊपर फोर्स एक्सर्ट हुआ। क्योंकि साइंस में और इंग्लिश में थोड़ा सा ये अंतर है कि इंग्लिश में जनरली वर्ड्स को यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन हालांकि जब आप हायर लेवल पे इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वे चीज़ सीख लेंगे कि उन वर्ड्स के गुड माने भी अच्छा है, वेल माने भी अच्छा है, लेकिन दोनों की जगह जगह फिक्स है कि कहाँ गुड यूज़ करना है, कहाँ वेल यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा है तो कहीं भी यूज़ कर देते। लेकिन साइंस में इस चीज़ को बड़ी जल्दी ये अमल में आ जाती है बात कि हमने वर्ड्स फिक्स किए हुए हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात होगी तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको फोर्स के लिए, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, आप बोल रहे हैं ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अगर हम बॉडी के लिए बात करेंगे तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ज़्यादा अच्छा है बोलना, पहली बात। अब क्योंकि अब आपने ये तो पढ़ लिया कि फोर्स क्या है, ये सब फोर्स है, ये सब क्या है, फोर्स है, क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं कि फोर्स करता क्या है। आज हम बात करेंगे फोर्स के इफेक्ट की। देखो स्टूडेंट्स, फोर्स के इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। भाई फोर्स है तो, लेकिन फोर्स से होगा क्या? फोर्स से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फोर्स से एक बॉडी मूव भी कर सकती है। क्या कर सकती है? बॉडी मूव कर सकती है। जैसे कि एक फुटबॉल रखी थी, मैंने उसको किक कर दी, मूव करना शुरू कर देगी। या मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकती है। एक फुटबॉल आ रही थी भागती हुई, मैंने उसको ऐसे ही लेग से रोक दिया या हाथ से रोक दिया फोर्स लगा करके, तो मूविंग ऑब्जेक्ट किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। तो वो बॉडी को मूव भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। ये दो इफेक्ट हो गए फोर्स के। तीसरा इफेक्ट, वो आल्टर कर सकता है किसको? स्पीड को। अब आल्टर का मतलब क्या होता है? कम भी कर सकता है, ज़्यादा। चेंज के लिए एक नया वर्ड दिया मैंने आपको, आल्टर। अल्ट्रेशन बोलते हैं ना, चेंज कराना। आप सपोज करो आप अपनी जीन्स लेके आए मार्केट से, वो थोड़ी उसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप क्या कहते हैं? उसको अल्ट्रेशन करा लेते हैं, है ना। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट करा लेते हैं। या कोई शर्ट लेके आए आप, उसकी फिटिंग नहीं आ रही है आपको, तो आप उसकी अल्ट्रेशन कराते हैं, चेंज करा लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? स्पीड को अल्टर कर सकते हैं। अल्टर का मतलब है कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। तीसरा इफेक्ट हो गया। अब चौथा इफेक्ट क्या है? डायरेक्शन। सेम फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। एक फुटबॉल सामने से आ रही थी, मैंने उसको किक कर दी, इधर से आ रही थी उधर भेज दी, है ना। तो क्या कर दिया मैंने? सपोज करो मैंने क्या किया यहाँ पे? डायरेक्शन चेंज कर दी है। चौथी, फिर नेक्स्ट आपको इफेक्ट आता है, फिफ्थ इफेक्ट, शेप एंड साइज। एक टमाटर लिया, हाथ में पकड़ा, पिचका दिया उसको, क्या कर दिया आपने? फोर्स लगा करके टमाटर की शेप भी बिगाड़ दी। या मैंने आपके मुंह पे स्लैप लगा दिया है, आपके मुंह की शक्ल बिगड़ गई, सब क्यों मार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स के ये सब क्या है? इफेक्ट्स हैं। तो फोर्स क्या है आपको ये समझ में आ गया। फोर्स एक एक्शन है जो इन शब्दों में आपको आराम से देखने को मिल सकता है, और ऐसे ऐसे, सिर्फ यही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द। अब आप खुद आइडिया लगा लेंगे यहाँ से कि कैसे कैसे फोर्स हो सकता है। तो पुश और पुल को ड्रॉप कर दो, उनसे आगे बढ़ो। अब आती है बात इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स आपको याद हो गए कि फोर्स के सीधा सीधा एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है 9th लेवल पर कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। तो सिंपल लिखेंगे, फोर्स कैन मेक अ बॉडी इनटू रेस्ट, और फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी, फोर्स कैन मेक अ बॉडी in motion which was in rest, or force can alter the speed of the object, or you can say it can change
द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, को एक ही कंबाइंड पॉइंट बना के रखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे कि वो बॉडी की शेप और साइज चेंज कर देती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जैसे कि मैंने साइड में लिखे हुए हैं। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है क्लास 9th। क्या है ये बैलेंस्ड फोर्सेस? देखो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना सब। मैंने एक टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये टेबल है और इसके ऊपर ये एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। क्या है? वुडन ब्लॉक, राइट। और ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये टेबल है और इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लगाए जा रहे हैं। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कहाँ लगाए जा रहे हैं। इस वुडन ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक 10 न्यूटन और दूसरा भी 10 न्यूटन। इस ब्लॉक के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा, आप मुझे ये बताइए। 3 सेकेंड है आपके पास। 1 2 3 ओवर। देखिए, कुछ का आंसर 20 आया होगा कि एक 10 न्यूटन था, दूसरा 10 न्यूटन था, तो टोटल फोर्स 20 न्यूटन हो गया। एक का तो आंसर आया होगा ये। कुछ जिन्होंने थोड़ा बहुत चैप्टर को स्टडी किया हुआ है या थोड़ा बहुत जो समझते हैं, कुछ ये भी बोल रहे होंगे, ज़्यादातर तो सब 20 बोल रहे होंगे, कुछ ये भी कह रहे होंगे कि सर 0 है। देखो, दोनों ही आंसर गलत हैं, क्योंकि बिना डायरेक्शन की जानकारी के आपको जब तक ये नहीं पता लगेगा ये फोर्सेस एक्ट कैसे कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, आप कैसे बता सकते हैं कि टोटल फोर्स कितना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात को। सपोज करो एक फोर्स इधर से लगा F1 जो कि 10 न्यूटन था, राइट, और दूसरा फोर्स लगा इधर से F2 जो कितना था, वो भी 10 न्यूटन था। तो देखो डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, इधर से एक फोर्स 10 न्यूटन, इधर से दूसरा फोर्स 10 न्यूटन। अब कोई भी बता देगा इस वुडन ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, 20 न्यूटन। अब जिनका आंसर 20 वाला होगा वो खुश हो रहे होंगे कि ये हम जीत गए, हमारा आंसर ठीक है। एक सेकंड होल्ड ऑन। अगर मैं इधर से दूसरा फोर्स भी कितना लगाता हूँ, F2, पहले दोनों F2 वाला भी इधर लगाया था, F1 भी इधर, F1 को इधर ही रखते हैं और F2 इधर रख लेते हैं 10 न्यूटन। F1 10 न्यूटन इधर से काम कर रहा है, एक फोर्स 10 न्यूटन इधर से और उधर से भी दूसरा फोर्स 10 न्यूटन। टोटल फोर्स बताना कितना है वुडन ब्लॉक पे। चलो, फोर्स बताने से पहले एक चीज़ बताओ कि इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी उतनी ताकत लगा रहे हो, उधर से भी उतनी ताकत लगाई जा रही है टेबल को खिसकाने के लिए। टेबल खिसकेगी क्या? नहीं खिसकेगी ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर ताकत लग रही है। तो जब दोनों ताकत एक ही जगह लग रही है, दोनों को ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन ताकत क्या हो गई, ताकत से ताकत कैंसिल हो गई, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शंस को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जिन क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होंगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होंगी, और जिन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी वो क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता। जो जिस तरह से आज तक आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली ऐड करना, कि इधर तुम्हारे पास पहले 10 रुपये, फिर 5 रुपये, कितने रुपये, 15 रुपये। ये जो आपने ऐड का जो प्रोसीजर अपनाया है यहाँ पे, ये एल्जेब्रिकली ऐड किया हुआ है, राइट। तो फोर्सेस को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं किया जाता, डायरेक्शन देखनी जरूरी होती है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, उधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं करेगी, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं इस वाले केस में, तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अब इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स के केस में हुआ क्या यहाँ पे, कि जो F1 वाला फोर्स था और F2 वाला, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो कितना आ गया, सम कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का सम कितना आ जाए, 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए। आप इस बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो, यानी कि किसी बॉडी पे जब फोर्स लगते हैं बहुत सारे और उन सारे फोर्स का असर 0 हो, रिजल्ट का मतलब असर ही तो होता है। जब किसी बॉडी पे जो फोर्स काम कर रहे हो उनका असर कितना हो, 0 हो, तो जब असर 0 हो तो ऐसे फोर्सेस को आप कह दोगे
बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि तो बैलेंस्ड फोर्स के लिए कम से कम कितने फोर्स होने जरूरी हैं, 2 फोर्स होने जरूरी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलेंस्ड फोर्स के केस में कम से कम कितने फोर्स होने चाहिए, 2। अकेला फोर्स क्या बैलेंस, किसको बैलेंस करेगा, तो अकेला फोर्स कभी भी बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। लेकिन आप इस बात को ऐसे भी समझिए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमको नहीं मालूम। देखो अभी मैं आपको नहीं बता रहा ये कितना है, आपको मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि ये F1 फोर्स ऐसे लग रहा है, ये F2 फोर्स ऐसे लग रहा है और ये F3 फोर्स ऐसे लग रहा है, राइट। या एक काम कीजिएगा, इसको मैं ऐसे करता हूँ, F1 इधर से, दूसरे वाला फोर्स F2 इधर को, और ये तीसरा फोर्स ये भी F3 इधर को। आप इस बात को ऐसे समझिए, एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा हुआ है, टेबल को खिसका रहा है, और उधर से दोनों मिलकर के टेबल को मेरी तरफ को खिसका रहे हैं। मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ, 2 बच्चे उधर से धक्का दे रहे हैं, और टेबल फिर भी नहीं खिसक रही, टेबल फिर भी नहीं खिसक रही। इसका मतलब क्या है, उन दोनों की जो ताकत है वो इक्वल टू है मेरी ताकत के। तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक पे कितनी ताकत लगी, 0। यानी कि इन तीनों फोर्स का असर कितना हो गया, कुल मिलाकर के 0 हो गया। तो कौन सा केस है, बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि असर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो यानी कि आप इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेस का सम कितना रहा होगा, जब ये टेबल मूव ही नहीं कर रही है तो 0 रहा होगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई। तो अगर बैलेंस फोर्स है तो आप सारे सम, जो जितनी फोर्सेस हैं उनका सम 0 ले सकते हैं। या अगर आपको मालूम है कि ऑलरेडी कि इस बॉडी के ऊपर जितने सारे फोर्स काम कर रहे हैं उनका सबका सम 0 है, तो फोर्स कैसे रहे होंगे, बैलेंस्ड रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है, अनबैलेंस्ड फोर्स। वो अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे फोर्स हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब समझ में आया। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है थिंकिंग स्किल का एक क्वेश्चन बनता है, क्रिएटिव थिंकिंग का, HOTS बोलते हैं जिनको, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, कि क्या ऐसा संभव है कि एक मूविंग कार है और उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक मूविंग कार है और उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, और तब भी फोर्स लगने के बावजूद भी वो कार जिस स्थिति में जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है वैसी जाती रहे। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आपको तो ये पता था इससे पिछले टॉपिक से कि अगर फोर्स लगता है तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, वो डायरेक्शन में चेंज हो, है ना, स्पीड में चेंज हो, शेप में चेंज हो। लेकिन मैं ये कह रहा कि क्या ऐसा संभव है कि एक मूविंग कार है और उस पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो जैसे जा रही है वैसे ही जाती रहे, अनइफेक्टेड रहे? बिल्कुल संभव है, जब उस कार के ऊपर कैसे फोर्सेस काम कर रहे हो, बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहे हो। यानी कि एक मूविंग कार है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, सपोज, इतनी कम से जाती नहीं है वैसे कार, 80 से मान लो, चलो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ना कार, और कार के सामने से भी एयर का प्रेशर मान लो आप, फिलहाल हवा की ताकत इधर से भी तूफान चल रहा है और इस तरीके से चल रहा है कि सामने से भी उतनी ताकत लग रही है हवा की और पीछे से भी, तो इधर से भी बराबर ताकत मूविंग कार के लिए, इधर से बराबर ताकत, तो कार का रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो कार जैसे जा रही थी अनअफेक्टेड वैसे जाती रहेगी। या अगर कोई बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में रहेगी। यानी कि बैलेंस्ड फोर्स के केस में भले ही फोर्स लग रहे हों, बॉडी जिस स्टेट में रहती है उसी में रहेगी, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, कोई इफेक्ट पैदा करेंगे ही नहीं। बात समझ में आई? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी जिस स्टेट में है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि उस पर फोर्स नहीं लग रहे, हो सकता है उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हो। इतना टॉपिक क्लियर हुआ आपके? और इसके बाद हम जो शुरुआत करेंगे वो न्यूटन्स के लॉज की करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने ख़त्म कर लिया। तो बेसिकली इसमें आपने क्या सीखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, एक में आपने नई बात सीखी बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।